सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जुड़ चुके हैं एके स्टडी एंड कॉमेडी सेंटर में। आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए जो माइनर सब्जेक्ट में एनसीसी का पेपर होते हैं। तो आज हम उसी के विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और देखना ना भूलें, जिनका भी पेपर कल की डेट में होगा वो लोग अवश्य ही आराम से देखते जाएं। चलिए गाइस देखते हैं एनसीसी में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर अनएक्सपेंस रहते हैं। तो इसमें दिया है सर्वप्रथम कि मेरे साथ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और देखते और आपको नोट करते जाना है कॉपी में कि एनसीसी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना। पहला क्वेश्चन लिखिए कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है। एनसीसी जो ये एनसीसी है इसका मुख्यालय जो मित्रों है आंसर में है इसका नई दिल्ली। और हाँ, और भी इसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तो एनसीसी की स्थापना, ये जो एनसीसी की स्थापना है 12 जुलाई 1948 ईस्वी में हुई थी। और यदि पूछ लेता है एनसीसी के झंडे के बारे में बहुत पूछता है कि इसमें कितने झंडे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसमें 3 झंडे होते हैं। और ये जो तीनों झंडे होते हैं ये सभी सेनाओं से रिलेटेड है। इसमें पहला ऊपर लाल रंग का झंडा होता है, फिर उसके बीच में होता है गहरा नीला, और जो सबसे नीचे होता है यह हल्का नीला। जो मित्रों लाल रंग है ये थल सेना का प्रतीक होता है। और ये जो गहरा नीला, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये जो गहरा नीला है नौसेना का प्रतीक है। और जो हल्का नीला है, हल्का नीला, ये वायुसेना का प्रतीक है। तो आइए मित्रों और देखते हैं एनसीसी के बारे में हम लोग। तो एनसीसी जैसा कि आपको बता दें कि एनसीसी का फुल फॉर्म अर्थात पूरा नेम होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर ये एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनसीसी का मोटो यानी कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। गाइस इसे आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और इसमें जो अगला है पॉइंट एनसीसी, ये जो अभी हाल ही में 26 नवंबर 2023 को एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मित्रों आप लोग नोट करते जाइए कि एनसीसी की हाल ही में वर्षगांठ 26 नवंबर 2023 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और एनसीसी की शुरुआत जिसने भारत में की थी, एनसीसी की जो शुरुआत की थी अर्थात एनसीसी के जो संस्थापक बोल दें तो ये हमारे हृदय नाथ कुंजरू, या इन्हीं का दूसरा नाम मतलब और भी कहते हैं हृदय नारायण होगा या फिर नाथ कुंजरू है, ये इसके संस्थापक थे। और देखते हैं मित्रों इसमें जो 3 मतलब जैसे कि हमारे उसमें क्या कहते हैं 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। इन तीनों का प्रमुख जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब ये है क्या, एएनओ का फुल फॉर्म। एएनओ का फुल फॉर्म तो देख लेते हैं कि एएनओ का फुल फॉर्म क्या है। एएनओ आप लोग मेरे साथ नोट करते जाइए। एएनओ का फुल फॉर्म है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। जैसा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे मैं आप सभी लोगों को बताता चलूँगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं और नोट डाल के लिख लीजिएगा। एनसीसी ध्वज को सन 1954 में अंतिम रूप दिया गया था। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आगे है कि एनसीसी के झंडे में जो एनसीसी का झंडा है मित्रों, एनसीसी के जो झंडा है इसमें 3 रंग होते हैं। इनके बीच में एक कमल का फूल है, और कमल का फूल है उसमें क्या है कि 17 पंखुड़ियाँ हैं। 17 पंखुड़ियाँ कमल के फूल में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, जिसमें 17 पंखुड़ियाँ हैं। और ये जो 17 पंखुड़ियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि एनसीसी के 17 निदेशालय हैं। तो ये जो 17 पंखुड़ियाँ हैं ये 17 निर्देशालयों को दर्शाती, निर्देशालय बोल दिया मैंने, निदेशालयों को दर्शाती हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एनसीसी का गीत किसने गाया था, तो आप लोगों को आंसर में बताना है कि सुदर्शन फकीर।
एक सुदर्शन फकीर नामक व्यक्ति थे, इन्होंने एनसीसी का गीत गाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। एनसीसी दिवस है ये, इसमें आंसर में लिख लीजिएगा कि नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? नवंबर के चौथे रविवार को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी में जो एयर विंग्स, जैसे जो मतलब लोको पायलट होते हैं और भी ये लोग होते हैं जैसे कि जो एरोप्लेन चलाते हैं, जिसमें एयर विंग्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एयर विंग्स की शुरुआत हमारी सन 1950 ईस्वी में हुई थी, एनसीसी एयर विंग्स की शुरुआत। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि दो जवान जो सेक्शन में आगे चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि एनसीसी में दो जवान सबसे आगे चलते हैं, उन्हें हम लोग स्काउट कहते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा स्काउट। हाँ, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम जल्दी जल्दी चलेंगे, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र संकेत किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसमें कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको याद रखना है कि क्षेत्र संकेत जो होता है वह एनसीसी में हाथ के द्वारा दिया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें पूछा गश्त कितने प्रकार की होती है। गश्त, ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता दें आपको कि गश्त 2 प्रकार की होती है। हम इसको डिटेल से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। अब हम कुछ आईएमपी डेज देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट दिवस। इसमें देख लेते हैं थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस है, ये हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। और हाँ, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिखते ज़रूर जाएं मेरे साथ साथ, क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त में मनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद, जो कि एक हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी का जिन्हें जादूगर कहा जाता है, इन्हें ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी। 28 फरवरी का नाम सुन के हमारे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन मनाया था उसका नाम ध्यान आ गया। पर ठीक है गाइस, सब अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। और आगे क्या है, हाँ, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस अगर आपसे पूछ ले तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और देखते हैं हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस। तो ओजोन संरक्षण दिवस को आप लोग लिख लीजिए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नौसेना दिवस, जो कि बहुत वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, ये लोग तेज चाल 1 मिनट में कदमों की संख्या क्या है? अगर ये तेज चाल से चले तो 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? तो ये हमारा 80 कदम होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यही लोग यदि धीमी चाल में चलते हैं तो 1 मिनट में ये लोग 70 कदम चलते हैं। तो इसे भी लिख लीजिएगा 70 कदम। अब देखते हैं एनसीसी कैंप कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को लिखना है एनसीसी कैंप 5 प्रकार के होते हैं। और ये जो कैंप लगाए जाते हैं ना, ये जैसे कि आप लोग तंबू वम्बू, जैसे एनसीसी के लोग जैसे जाते हैं, जैसे आर्मी वालों को आप लोगों ने देखा होगा, तो एक प्रकार से तंबू बना कर रहते हैं। तो इन लोगों का जो कैंप होता है वो 12 से 15 दिन का होता है। और देख लेते हैं हम लोग वर्तमान में एनसीसी के हेड कौन है। तो ये जो एनसीसी के हेड है वर्तमान में, एनसीसी के जो मतलब महानिदेशक हैं, जो मतलब सबसे प्रमुख महानिदेशक हैं, वो हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन मित्रों? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। और वे हमारे भारत देश के 34वें महानिदेशक हैं, 34वें, जिन्होंने अभी हाल ही में मतलब 22 जून 2023 को शपथ ली थी, 22 जून 2023 को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
एनसीसी नोट में एनसीसी में 17 निदेशालय हैं। इसी में 837 इकाइयाँ हैं, जिसमें 17 निदेशालयों में 837 इकाइयाँ अर्थात 837 जवान हैं। अब देखते हैं भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि एनसीसी एयर विंग्स की शुरुआत कब हुई थी, तो वो तो 1950 में हुई थी। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1895 में। ये जो थल सेना की स्थापना ये पहले ही हम लोग के यहाँ हो गई थी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेवी, ये जो इंडियन नेवी आई अर्थात जो समुद्री सेना होती है भारत की, इसे हम लोग नेवी के नाम जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, मतलब जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था या फिर संविधान बनकर तैयार हो गया था, और जब ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया था, उसी दिन से इंडियन नेवी अर्थात जल सेना, भारतीय जल सेना की शुरुआत हो गई थी। और इंडियन एयरफोर्स की यदि हम बात करें, भारतीय वायुसेना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की शुरुआत हुई थी। और इनका संबंध अगर पूछ ले कि इंडियन एयरफोर्स का संबंध किससे है, तो ये हमारा है सुब्रतो मुखर्जी। ये जो सुब्रतो मुखर्जी हैं ये वायुसेना से संबंधित है। सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन है कि महानिदेशक प्रशंसा पत्र कब से आरंभ हुआ, तो हम आपको बता दें महानिदेशक ये जो प्रशंसा पत्र है ये हमारा 1984 से प्रारंभ हुआ था। मतलब प्रशंसा पत्र एक प्रकार से उसकी बड़ाई करते हैं, उसी के बारे में बखान करते हैं महानिदेशक जो होते हैं। जैसे कि एनसीसी के महानिदेशक अभी हमने बताया 34वें गुरबीर पाल सिंह है, तो इसी प्रकार से महानिदेशक प्रशंसा पत्र एक चालू हुआ था, तो ये 1984 में हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र कब से शुरू हुआ, तो ये भी हमारा 1984 से ही शुरू हुआ था। इसे भी आप लोग लिखते जाइएगा। मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगा कि आप लोग कॉपी पेन उठाकर लिखते ज़रूर जाएं। एनसीसी का प्रशिक्षण होता है कब से कब तक होता है, तो ये भी आपको बता दें, ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि ये जो मतलब पंचवर्षीय योजनाएं थी ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में ही होती थी प्रतिवर्ष। तो इसमें भी एनसीसी में जो है तो ये भी मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब हम देखेंगे एनसीसी में एसडी कितने स्कंद है एसडी, और एसडी की यदि हम बात करें, एसडी का मतलब होता है सीनियर डिवीजन, जो मतलब बड़े सीनियर डिवीजन मतलब जो बड़ी एनसीसी की जो एक बटालियन होती है उसमें जो सीनियर मतलब जो बड़े लोग होते हैं, इनकी आयु मतलब ज़्यादा होती है, जो वो उनमें से 2 स्कंद होते हैं या फिर प्रकार होते हैं। जो एसडी में आएंगे सीनियर डिवीज़न में तो आते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीनियर डिवीज़न फॉर बॉयज़, यानी कि बच्चों के लिए है, बालकों के लिए, और सीनियर डिवीज़न फॉर गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए। तो 2 प्रकार है इसमें, और इसमें 3 साल का समय लगता है प्रशिक्षण में। अब देखते हैं एनसीसी के लिए छात्र की आयु कितनी होनी चाहिए एनसीसी में, तो आपको बता दें एनसीसी में जो छात्र की आयु होती है वो 15 से 26 वर्ष। ये सॉरी दोस्तों, ये सीनियर डिवीज़न के लिए बताई गई है। सीनियर से जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीनियर का मतलब होता है उच्च, यानी कि जो थोड़ा बड़े होते हैं उन्हीं को सीनियर डिवीज़न कहते हैं। अब देखते हैं हम एसडी के प्रशिक्षण की अवधि। जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले यहाँ पर बताया था कि सीनियर डिवीज़न जो होते हैं उनकी प्रशिक्षण यानी कि शिक्षण ग्रहण करने की जो अवधि है यानी कि समय है तो 3 साल है, जो जैसे कि हमने आपको बता दिया। अब दिया है जेडी के लिए छात्र की आयु क्या होनी चाहिए छात्र। अब ये जो जूनियर डिवीज़न है, जेडी का मतलब है जूनियर डिवीज़न। अब ये जूनियर डिवीज़न चाहे छात्र हो, जूनियर डिवीज़न फॉर गर्ल्स हो या फिर जूनियर डिवीज़न फॉर बॉयज़ हो, इनमें दोनों की आयु सेम होती है, यानी कि 13 से 16.5 वर्ष। 16 से 1 बटे तो यहाँ पर लिखा है, इसका आंसर है मित्रों। अब हम देखते हैं
गर्ल्स के लिए एसडी में छात्रा की आयु। अब जैसा कि गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, यदि सीनियर डिवीजन है तो 15 से 26 वर्ष ही होगी आयु, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि गर्ल्स जेडी के लिए आयु। हमने आपको पहले ही बताया, जेडी बोले तो जूनियर डिवीजन। जो जूनियर डिवीजन की चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, इसमें 13 से 16.5 वर्ष ही होती है। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था जेडी में जूनियर डिवीज़न। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि जूनियर डिवीज़न, ये देखिए लिस्ट में लिखे हुए हैं। जेडी का फुल फॉर्म जूनियर डिवीज़न फॉर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों है। अगर आपको कहीं पर JW देखने को मिले तो इसमें आप लोगों को समझ जाना है कि ये जूनियर विंग्स की बात कर रहा है। जूनियर विंग्स और सीनियर विंग्स भी होते हैं जो कि महिलाओं से रिलेटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एनसीसी के ही। अगला प्रश्न है हमारा, कैंप में रिवोली व रिट्री का क्या समय क्या होता है। अर्थात रिवोली और रिट्री शब्द से आशय यह है कि मतलब जो एनसीसी के कैंप लगते हैं उसमें जो एक्सरसाइज, अभ्यास, योगा, व्यायाम ये जो होता है ये कितना समय होना चाहिए। तो इसका करेक्ट टाइम है सुबह प्रातः 7 बजे व शाम को सुबह 6 बजे व शाम को प्रातः मतलब शाम को 7 बजे से होना चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारा, कैंप में टेंट के चारों ओर स्नेक ट्रेंच का साइज क्या है। तो ये 18x18 पाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये क्या है, आरडी परेड कब होती है। अब ये जो आरडी परेड है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आरडी परेड है क्या। आर से होता है रिपब्लिक, डी से होगा डे। तो ये जो हमारी रिपब्लिक डे में परेड होती है जो एनसीसी की, उसी को आरडी परेड कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो आरडी परेड 26 जनवरी को होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैडेट्स के आरडी परेड में प्रतिभाग करने पर महानिदेशक द्वारा प्रमाण पत्र के साथ कितनी धनराशि दी जाती है। तो जब इनकी आरडी परेड होती है तो जिसमें जैसे कि कोई महानिदेशक आते हैं, जैसे दिल्ली में होती है आरडी परेड, तो उसमें इन लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। हाँ, 1,000 रुपये दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाती। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूतपूर्व कैडेट्स को पुनः परीक्षा हेतु कितना समय अंतराल स्वीकृत है। तो जो भूतपूर्व कैडेट्स होते हैं, जैसे जो मतलब सीनियर हो जाते हैं, उनको 18 माह के अंतर्गत उन लोगों की शिक्षा के लिए बताया गया है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीसी में कितने प्रकार की प्रमाण पत्र परीक्षाएं होती हैं। तो आपको बता दें एनसीसी में 3 प्रकार के प्रमाण पत्र की परीक्षाएं होती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से, AVC ये 3 प्रकार हैं प्रमाण पत्र के लिए परीक्षाएं होती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47वां, एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों के लिए भारतीय सेना अकादमी में कितने रिक्तियां हैं। तो यदि आपसे एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों के लिए रिक्तियां पूछें तो आप लोगों को इसे बिल्कुल नहीं भूलना। ये रिक्तियां हमारी 67 हैं, यानी कि 67 रिक्तियां हैं। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है मित्रों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नौसेना में कितनी रिक्तियां हैं। नौसेना बोले तो इसमें आप लोग समझ जाइएगा कि ये समुद्री सेना की बात कर रहा है। तो हमारी नौसेना में 6 रिक्तियां हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एयरमैन भर्ती में कितने प्रतिशत अंक बोनस दिए जाते हैं। जो एयरमैन भर्ती होती है, यानी कि जो मतलब वायुसेना की भर्ती होती है, इसमें कितने परसेंट मतलब आरक्षण मिलता है, एक प्रकार से कितने प्रतिशत अंक बोनस रूप में दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारे 5 से 10%। अब हम गाइस आगे चलते हैं। सो देखते हैं और आगे क्या क्या कितने क्वेश्चन हैं। मैं जितने भी आप लोगों को बताऊंगा इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगा, जो कि आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना में उड़ान प्रशिक्षण सहित केवल MSV द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो ये जो भारतीय सेना में उड़ान के लिए 10% का आरक्षण है,
जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब ये दिया है ड्यूक ऑफ एडिनबरा पुरस्कार योजना का मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन को आप लोग दो तीन बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा पुरस्कार योजना का मुख्यालय कहाँ, तो ये हमारा लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। अब अगला क्वेश्चन हमारा एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? लाइट नोट तो करना। एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का फुल फॉर्म है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा समिति का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो रक्षा समिति होती है इसका सर्वोच्च अध्यक्ष यदि बात करें तो ये हमारा प्रधानमंत्री होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन अपील कमेटी किसके द्वारा होती है? तो ये निष्क्रिय सैनिकों के द्वारा होती है। अब निष्क्रिय सैनिकों से मतलब ये नहीं है कि मतलब वो लोग कुछ कार्य नहीं करते, ये जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो पेंशन उन्हीं लोगों को दी जाती है जो सेवानिवृत्त यानी कि हट चुके होते हैं उससे, तो उनको निष्क्रिय सैनिक बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है। मतलब जल सेना हो गई, हमारी थल सेना हो गई और वायु सेना हो गई, तो इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है ये हमारी नई दिल्ली में है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेना की जीएस ब्रांच का क्या कार्य है? अब इसकी जीएस ब्रांच का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है, उत्तर में लिख लीजिएगा आप लोग, सामरिक कार्यवाही। सामरिक कार्यवाही इसका कार्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना की एम एंड सी ब्रांच का कार्य बताइए। सेना की एम एंड सी ब्रांच का क्या कार्य है? तो इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, जो सेना की एम एंड सी ब्रांच होती है ये स्वास्थ्य संबंधी कार्य करती है। सेना कितने भागों में बढ़ती है? तो सेना 3 भागों में बढ़ती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेना शिक्षा कोर का क्या कार्य है? सेना शिक्षा कोर का कार्य है जवानों को शिक्षित करना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो हमारा ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है ये हमारा शिमला में है। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा शिमला में है। मैं आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर लिखते ज़रूर जाएं प्रश्नों को, ताकि आप लोग जब पेपर देने जाएं तो अच्छे से कर सकें। सो देखते हैं गाइस हम लोगों के वीडियो से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें। जब आप लोग पेपर दे के आएंगे तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, एक ब्रिगेड में कितनी इन्फेंट्री बटालियन होती हैं? तो एक ब्रिगेड में कितनी में कितनी इन्फेंट्री बटालियन होती है? तो ये 3 होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई? पॉइंट बात करें, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई? हम लोग देख लेते हैं 1917 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना होती है। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब जो इसका उद्देश्य था छात्रों से अच्छे ऑफिसर्स प्राप्त करना, ये यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना का उद्देश्य था। अब ये यूनिवर्सिटी, अब अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सिटी कोर से यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कब बनी? ये भी 1917 में बनी है भाई। अब हम लोग देखते हैं एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि एनसीसी के महानिदेशक हम लोग बताए थे, तो जो 34वें हमारे वर्तमान में तो गुरबीर पाल सिंह है, लेकिन इसमें पहले बोला है एनसीसी के प्रथम महानिदेशक तो ये हमारे थे कर्नल जी बैवूर। कर्नल जी बैवूर थे, ये एनसीसी के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि एनसीसी की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1948 में, तभी ये बने थे। अब देखते हैं एनसीसी महानिदेशक के ओवे का रैंक सन 1982 में क्या कर दिया गया है? तो ये जो महानिदेशक का पहले एनसीसी में रैंक हुआ करता था ओवे नाम से जाना जाता था, तो अब जो 1982 में जो परिवर्तन किया गया है तो क्या किया गया है? तो आंसर लिख लीजिएगा आप लोग,
कि लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल। अब आगे देखिए कि आरडीसी परेड में प्रतिवर्ष कितने कैडेट भाग लेते हैं? तो इसमें जैसे हमने बताया था कि 17 निदेशालक हैं और 17 निदेशालयों में 1700 कैडेट लगभग भाग लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे का। अब रक्षा मंत्री पदक, अब जो रक्षा मंत्री के लिए एक पदक होता है, इसका आरंभ कब हुआ था? तो हम लोग देखेंगे कि 1989 ईस्वी में रक्षा मंत्री पदक का आरंभ हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बटालियन में एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है? तो 21/C, इसका आंसर होगा 21/C। ये बटालियन में एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो देने वाले होता है उसका ऑफिसर्स होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन में 21/C कौन होता है? तो ये जैसे कि हमने बताया कि बटालियन में एनसीसी की जो टोली होती है उसे बटालियन बोलते हैं। तो उसकी बटालियन में जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है उसे 21/C कहते हैं। और 21/C का इसका अन्य नाम होता है नायक। इसको नायक भी कहा जाता है, जो कि एक पद होता है सेना में। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय सेना में विजयत टैंक का प्रयोग, भारतीय सेना में विजयत टैंक का प्रयोग कब किया गया, किस युद्ध में? तो आप लोग देखेंगे 1971। अब आप लोग बता देंगे कि 1971 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो इसी समय विजयत टैंक का प्रयोग किया गया था, जो कि एक हमारी मिसाइल थी विजयत टैंक। अब हम देखेंगे पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का रेंज क्या है? तो पृथ्वी सतह पर ही मार करने वाली मिसाइल का जो रेंज है वो है 24 से 250 किलोमीटर, यानी कि 40 से 250 किलोमीटर तक है। सो मित्रों, बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन करा कर ही एंड करूंगा वीडियो को। सो अगला प्रश्न है हमारा कि अर्जुन टैंक की क्या विशेषता है? तो ये जो हमारा अर्जुन टैंक है ये हमारा स्वदेशी और कंप्यूटराइज्ड फायरिंग सिस्टम वाला है। अब हम आगे देखेंगे कि नाग मिसाइल की क्या विशेषता है। अब ये जो हमारी पृथ्वी नाग मिसाइल है, जो कि भारत की बहुत ही सक्सेसफुली मिसाइल है, इसकी विशेषता है मीडियम एंटी टैंक। इसमें जो एक मीडियम एंटी टैंक नाम का जो जिसमें मतलब बारूद इकट्ठा होती है उसे कहते हैं मीडियम एंटी टैंक। ये बहुत ही इसकी तीव्र रेंज होती है और सैकड़ों की संख्या में सैनिकों को एक बार में मार गिरा देता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेलर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? तो ये हमारा है डेबोलिन में है, गोवा में। ये हमारा डेबोलिन गोवा में है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि INS त्रिशूल एंड तलवार है क्या है? INS त्रिशूल एंड तलवार है। तो ये हमारा फिब्रोट है। ये हमारा फिब्रोट है। ये फिब्रोट है। सेंट्रल वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? अब हम देखेंगे सेंट्रल यानी कि केंद्र का जो वायुसेना का हम लोगों का मुख्यालय है ये हमारा कहाँ है? तो हमारे प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में है। तो आप लोग देखते जाइएगा कि सेंट्रल वायुसेना का मुख्यालय तो ये हमारे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निशांत एवं लक्ष्य क्या है? तो ये जो निशांत एवं लक्ष्य है ये एक चालक रहित विमान है। विमान जिसे आप लोग बोलते हैं कि हवाई जहाज या फिर एरोप्लेन बोलते हैं। तो ये चालक रहित है, इसमें अगर चालक ना भी बैठे मतलब चलाने वाला तो बिना चालक के चलते चालक रहित विमान है ये दोनों, निशांत और लक्ष्य। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, MI-82, 25, 26, 17, 35 क्या है? तो ये हम लोगों के हेलीकॉप्टर हैं। MI-82, 25, 26, 17, 35। तो ये क्या है? यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो ये हेलीकॉप्टर है, ये एरोप्लेन नहीं है, हेलीकॉप्टर है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रारंभ हुआ। उत्तम युद्ध सेवा मेडल है जो
मॉडल है, प्रारंभ हुए 1988 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमवीर चक्र जो कि एक वीरता सम्मान होता है, परमवीर चक्र CQMH, परमवीर चक्र CQMH वीर अब्दुल हमीद की कौन सी रेजिमेंट है? तो ये आपको देखना, ये 21 ग्रेनेडियर्स है, 21 ग्रेनेडियर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमवीर चक्र नामक जदुनाथ सिंह किस रेजिमेंट के थे? परमवीर चक्र नामक जो पुरस्कार प्राप्त किया था जदुनाथ सिंह, ये किस रेजिमेंट के थे, मतलब ये किस वर्ण से संबंधित थे? तो आप लोगों को लिख देना कि ये राजपूत थे। कौन थे? राजपूत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यदि भारतीय सेना, अभी यहाँ पर ये क्या कहते हैं, थल सेना की बात हो रही है, तो भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष थे जनरल राजेंद्र सिंह, ये भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्लाइंग बैच जो होता है किस सेना में लगाते हैं? फ्लाइंग बैच, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्लाइंग से ही, तो फ्लाइंग जो हमारा बैच है, ये फ्लाइंग बैच है जो ये वायुसेना में लगता है, जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है कौन? तो यदि आपसे पूछ ले कि जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, तो ये हमारा नायब या फिर सूबेदार इसे बोलते हैं, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है? ओपन ड्रिल, तो ये जो फील्ड एरिया है यहाँ पर ओपन ड्रिल मतलब कि जो अपने प्रयोग करती है आर्मी, परमाणु बम में ऐसा कुछ करती है प्रयोग, तो ये फील्ड एरिया में किया जाता है जहाँ पर अधिक जमीन होती है। और प्रश्न अगला क्वेश्चन है, बायां पैर दाएं ले जाते हुए एनसीसी के लोग क्या बोलते हैं? तो जो बायां पैर दाएं से आगे ले जाते हुए क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं थम बोलते हैं। एनसीसी के जो मतलब आगे स्काउट होते हैं वो लोग थम बोलते हैं, उसमें एक कमांडर होता है, वो सभी सेनाओं का नेतृत्व करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7.62 यानी कि 7.62 mm की SLR की न्यूनतम रेंज क्या है? ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है, तो देखिएगा 7.62 mm की SLR की न्यूनतम रेंज, तो ये 200 गज है। क्या है? 200 गज, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन गन को कितने भागों में खोलते हैं? अब एक हमारी ब्रेन गन होती है, इसे खोलने के लिए 5 भाग, मतलब इसके 5 भाग होते हैं, 5 तरीके से खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाई मोर्टार की लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है 19.9 पाई, ये जो पाई का चिन्ह लगे देख लीजिएगा, तो 2 पाई मोर्टार की लंबाई है 19.9 पाई। अगला देखते हैं कि पिस्टल में कुतर क्या है? पिस्टल में कुतर क्या है? तो ये 0.38 पिस्टल में कुतर है, 0.38 यानी कि 0.38। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, पहाड़ी के तीव्र दुर्गम ढलान को क्या कहते हैं? जो पहाड़ी की तीव्र दुर्गम ढलान होती है, जो ऊंची होती है, इसे हम लोग कहते हैं इस्कार्पमेंट। क्या बोलते हैं? तो इस्कार्पमेंट। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी पर समतल भूमि को कहते हैं, मतलब पहाड़ी पर जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि पर्वत होता है, पर्वत ना होके, नुकीला ना होके समतल हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। अगले देखते हैं हम लोग कि मानचित्र में खड़ी तथा पड़ी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड सिस्टम। जो ग्रिड पद्धति होती है, सिस्टम बोलते हैं इसी को। तो ये मानचित्र में जो खड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं, उन्हीं रेखाओं को कहा जाता है। अब अगले देखते हैं कि नक्शा सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो जैसे कि हम नक्शा सेट करते हैं, मानचित्र मैप, तो उसमें हम कंपास का प्रयोग करते हैं, जिसमें कंपास सुई लगी रहती है। अब देखते हैं हम कुछ फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? WTLO, इसका फुल फॉर्म क्या है? होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, इसका फुल फॉर्म है हमारा। WTLO का फुल फॉर्म है होल टाइम लेडी ऑफिसर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
और अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब आर्मी की सबसे छोटी रैंक कौन सी होती है? तो यदि हम बात करें आर्मी की जो सबसे छोटी रैंक होती है वो सिपाही की होती है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ज़रूर लिख कर आना है और आप लोगों को दिमाग तीव्र गति से दौड़ाना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CACT का क्या फुल फॉर्म है? तो देखते हैं हम लोग। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। CACT का फुल फॉर्म हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज हम लोग आपको जितने NCC से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आप लोगों को कवर कराएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि NIMA कहाँ है? तो ये देहरादून में है। देखते हैं नेक्स्ट। NCC का गीत कदम मिलाकर। सो मित्रों, NCC का एक गीत है जिसका नाम है कदम मिलाकर। गीत अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था NCC का गीत कदम मिलाकर? तो इसमें लिखना है आप लोगों को 1963 में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में YEP का फुल फॉर्म क्या है? तो YEP का फुल फॉर्म है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये YEP का फुल फॉर्म है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCC कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं? जो NCC कैडेट की जो एक कंपनी होती है उसमें लगभग 160 कैडेट्स होते हैं। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 160 कैडेट्स में ही टिक करने हैं। NCC की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन। RDC का फुल फॉर्म क्या है? RDC जैसे कि आप लोग स्क्रीन बोर्ड में देख पा रहे होंगे, तो आपको बता देते हैं। लगभग 1 से 2 बार बताते हैं हम क्वेश्चन को ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर सकें नोटबुक पर। तो RDC का फुल फॉर्म है रिपब्लिक डे कैंप। जो मतलब कि गणतंत्र दिवस में कैंप लगाए जाते हैं उसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं RDC, रिपब्लिक डे कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। OTA का जो फुल फॉर्म है हमारा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं NCC के हेड। NCC के हेड में जो DG होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? NCC का जो हेड होता है उन्हीं में से एक होता है DG। तो DG का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। आप लोग इसे ही लिखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। NCC की ड्रेस कैसी होती है? तो NCC की जो हमारी ड्रेस होती है वो होती है क्या? खाकी यूनिफॉर्म। NCC की ड्रेस होती है खाकी यूनिफॉर्म बोलते हैं उसे। अब देखते हैं NCC में एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो भी NCC के एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाकलाप होते हैं उसमें क्या जिम्मेदार है? तो ANQ NCC की एक्टिविटीज़ में जिम्मेदार है। सो नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, आप लोगों को पूरा करा देते हैं। आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं लिखेंगे मेरे साथ साथ जैसा मैं बताता जा रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो देखते हैं मित्रों। NDA। अब आप लोग देखेंगे NDA जो है, तो NDA क्या है? NDA का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का फुल फॉर्म है, आप लोग लिख लीजिएगा। और जो NDA का मुख्यालय है ये हमारा है खड़गवासला पुणे। सॉरी, खड़गपुर बोल दिया, खड़गवासला पुणे। NDA का मुख्यालय खड़गवासला पुणे में है। अब देखते हैं हम लोग NCC को एक प्लाटून में कितने कैडेट्स होते हैं? तो ये जो NCC की एक प्लाटून होती है यानी कि एक टोली होती है जो उसमें 55 कैडेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। NCC के C प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती करने की कौन सी छूट मिलती है? तो जो NCC में जो C प्रमाण पत्र जिनके पास होता है तो उन्हें कई स्थानों पर परीक्षा में छूट मिलती है। मतलब परीक्षा में किस प्रकार से छूट मिलती है? आरक्षण के माध्यम से पास देख लिया जाए तो परीक्षा में छूट मिलती है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा में छूट मिलती है तो मतलब परीक्षा ही ना देनी पड़े, उन लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है, पेपर देने पड़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को बता दिया गया था कि एयर विंग्स की शुरुआत 1950 में हुई थी, और नेवल विंग्स की यदि पूछ ले तो 1952 में। एयर विंग्स की कब हुई तो 1950 में, और नेवल विंग्स की शुरुआत 1952 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी में किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। अब जो एनसीसी में इसमें पूछा किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किया जाता है, तो दो ठो शस्त्र जो हैं वह 0.303 0.303 इंच बोर राइफल, दूसरा है 0.22 इंच बोर राइफल। आप लोगों को इसे याद रखना है, 0.303 इंच बोर राइफल, सेकेंड है 0.22 इंच बोर राइफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, LMG फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है। LMG फायर ट्रेंच ये एक मिसाइल है, इसकी लंबाई कितनी होती है बाहर की, तो 6 फुट होती है। कितनी, 6 फुट। अब देखते हैं LMG की मैगजीन, जो इसकी मतलब मैगजीन होती है LMG की, जो कि बहुत अधिक सैनिकों को एक बार में मार देती है। तो LMG की मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है। अच्छा, इसकी रेंज पूछा है तो क्या है, 30 राउंड इसकी कुल क्षमता होती है। क्या होती है, 30 राउंड, एक बार में 30 राउंड गोली चला सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, 0.22 अर्थात 0.22 राइफल की कारगर रेंज बताइए, जो कि मतलब मारने में दुश्मन को एकदम सफल हो। तो इसकी 0.22 राइफल की रेंज है, ये है क्या, ये हमारी है 25 गज। क्या है, 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5.56 INSAL राइफल की प्रभावी रेंज क्या है, तो 5.56 INSAL राइफल की प्रभावी रेंज है ये हमारी 400 मीटर। कितनी है, 400 मीटर। अब देखते हैं हम लोग, फुल फॉर्म्स आ गया, AHQ का फुल फॉर्म क्या है तो देख लेते हैं हम लोग। आर्मी हेड क्वार्टर, जो आर्मी हेड क्वार्टर है ये AHQ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगैर हथियार वाली दो चालें कौन सी होती हैं। अब जो एनसीसी में या फिर आर्मी में दो ऐसी चालें होती हैं जो कि बगैर हथियार वाली, जब उनके पास मतलब बंदूक राइफल या फिर कुछ अस्त्र मतलब शस्त्र नहीं रहते तो लोग कैसी चाल है, चीनी की। नेक्स्ट हमारी बारूद की चाल, ये आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो, कुत्ते की चाल। नेक्स्ट अंदर की चाल। अब जब बारूदी की दो प्रमुख रिक्तियां कौन सी हैं, कौन सी विधियां हैं बारूदी सुरंगों को बिछाने में। जो दो मतलब विधियां हैं जो कि एनसीसी वाले लोग बारूद और सुरंग बनाने में करते हैं, पहली है पट्टी विधि और दूसरी हमारी है छिड़काव विधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एयर मार्शल कौन थे। तो ये जो भारत के पहले एयर मार्शल थे ये हमारे थे एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्ट। कौन से, एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्ट भारत के पहले एयर मार्शल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जैसे कि अभी आप लोगों को हमने बताया था पहले कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। अभी जो परमवीर चक्र है सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था सोमनाथ शर्मा। किसे, तो सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गुप्तचर संस्थाओं के नाम लिखिए। जो भारत की गुप्तचर संस्थाएं तो कौन सी है, RAW है पहली, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। सेकेंड है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB से बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हम आप लोगों को बता दें कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि मंगल पांडे ने किया था, जो कि बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुशासन के दो प्रकार कौन से हैं। तो ये अनुशासन के दो प्रकार हैं, इसमें पहला है व्यक्तिगत अनुशासन, दूसरा सामूहिक अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे जिससे कि हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि वैसे भी ये लोग ये
1 घंटे का तो हो ही जाएगा। देखते हैं अमेरिका की संसद, आप लोग को संसदों के नाम याद रखना है। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? तो सीनेट बोलते हैं। यदि हमसे पूछ ले कोई जापान की संसद को बोलते हैं, तो जापान की संसद को डायट कहते हैं, डाइट। और इसराइल की संसद को पूछ ले तो नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेट इजराइल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, ये जो सिंगापुर में हुई थी सर, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो किसे बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस। कब की थी? तो 1943 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श नागरिक के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं? तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, ये आदर्श नागरिक के गुण बताए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिलरी का मुख्य कार्य होता है, अर्थात क्या होता है? तो पैदल सेना को कवरिंग फायर देना, पैदल सेना को कवरिंग फायर देना आर्टिलरी का मुख्य कार्य होता है। अब देखते हैं इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? तो आप लोग को पता होगा ये कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये हमारे भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो इन्फ्लुएंजा होता है, ये आप लोगों ने क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, उत्तर प्रदेश में एनसीसी मुख्यालय पर है? तो लखनऊ, कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश एनसीसी मुख्यालय है लखनऊ में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामान्य मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो जो सामान्य एक मानव होता है उसके शरीर में 6 से 7 लीटर रक्त होता ही है। तो इसमें आप लोग देखा 6 से 7 लीटर शारीरिक भार का 7%, मतलब शारीरिक भार का 7% होता है। 5 से 6 लीटर, सॉरी मैंने 6 से 7 बोल दिया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब देखते हैं AIDS एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS देखते हैं मित्रों, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? याद है किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये हमारा क्या है? शाहजहाँ। क्या है? शाहजहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि रेबीज रोग होता है। मैं इसे बार बार रिपीट करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब देखते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण HIV एड्स का प्रमुख कारण है। अब घाव के प्रकार कितने हैं? तो घाव के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और कब पहुंचे थे? तो ये 21 जुलाई 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, अर्थात आजादी से पहले। अब देखते हैं भारत रत्न की स्थापना कब थी? हुई थी 1954। भारत सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3:2 है। क्या है? 3:2। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये हमारा है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, भूमि में आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा क्या? ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर, आयन मंडल इसे बोलते हैं। देखते हैं मित्रों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा
मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 14। कितनी? मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या 14 होती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो यह हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 1526 ईस्वी में अकबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा गया था और इसी से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो किसने की थी मुगल वंश की नींव डाली थी? तो ये हमारे बाबर ने डाली थी। और पूछ लेता है जैसे कि सबसे अधिक मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक सुधार किसने किया था और सबसे अधिक प्रथाएं किसने वो की थी? तो ये हमारे अकबर थे। अकबर ने ही सबसे अधिक सुधार किया था। सो गाइस, आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा रहा। सो थैंक्स एंड वाचिंग माय वीडियोस। सो धन्यवाद।